जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप सभी के लिए जीके जीएस के एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होने वाले हैं। यहाँ पे देखो, हमारा पहला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था। तो स्वतंत्र भारत का पहला जो रेल बजट है वो किन्होंने प्रस्तुत किया था, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना, वो आपका सही जवाब जान मथाई हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन बी में देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। कब किया था ये भी हमें देखो पता होना चाहिए, क्योंकि रेलवे का पेपर देने जा रहे हैं। तो याद रखना 20 नवंबर 1947 को। कब किया था? 20 नवंबर 1947 को। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। और क्लास में देखो, यहाँ दिया है विश्व की सबसे प्राचीन धर्म पुस्तक कौन सी है। तो भैया, विश्व की सबसे प्राचीन धर्म पुस्तक पूछी जाएगी तो वो हो जाएगा आपका ऋग्वेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद और अथर्ववेद और सामवेद और यजुर्वेद, है ना। तो आपके 4 वेद हैं। 4 वेद में सबसे पुराना आपका जो सबसे पुरानी धर्म पुस्तक है वो है ऋग्वेद, है ना। अब देखो, यहाँ पे आप महाभारत देख रहे होंगे, तो याद रखना ये सबसे महाकाव्य। अभी मुझे पता है कुछ दोस्तों ने आंसर किया होगा महाभारत को, लेकिन मैं बता दूं, अगर सबसे पुराना सबसे बड़ा महाकाव्य पूछा जाए तो आप तुरंत महाभारत को टिक करेंगे। सबसे पुरानी स्मृति पूछी जाए तो याद रखना मनु स्मृति, है ना। ये सबसे पुरानी स्मृति है, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। और देखो, एक प्रश्न पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। तो याद रखना गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो, यहाँ पे पूछा गया है मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की जो मांग है सबसे पहले कब की थी। अब यहाँ पे आप फटाफट टिक करिएगा कि आपका सही जवाब क्या हो जाता है। देखो, डेट मैं बता देता हूँ, 23 मार्च थी, ठीक है ना। क्या थी? 23 मार्च। अब यहाँ पे सन आप बता दो मुझे कि कौन सी सन थी। तो याद रखना 1940। यहाँ पे 1940 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। और इसकी जो मांग है वो कहाँ? लाहौर में की गई थी। कहाँ पर? लाहौर में। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। और यहाँ पे देखो, याद रखना कि अगर मुस्लिम लीग की स्थापना पूछी जाए, भाई यहाँ पे मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की बात जो है वो यहाँ पे आपने बताया कि 23 मार्च 1940 को सबसे पहले मांग की थी, है ना। अगर मुस्लिम लीग की स्थापना पूछी जाए तो आप याद रखना ये हुई थी 30 दिसंबर 1906 में। 30 दिसंबर 1906 में हुई थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, मुस्लिम लीग की स्थापना। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ ऐसा रह रहा होगा जो आपको समझ ना आया हो। देखो, 1920 याद रखना, इसमें वो हुआ था असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था असहयोग आंदोलन। और फिर ये 1922 तक चला था, है ना। 1922 तक चला था और फिर इसे रोक दिया गया था, क्योंकि जो चौरा चौरी ट्रेन एक्शन हुआ था उस वजह से, है ना। तो फिर चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो, यहाँ पे दिया गया है हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी किस से जुड़ी है। हाइड्रोफोबिया नामक जो बीमारी है वो किस से जुड़ी है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे तुरंत टिक कर देना है आपको पानी। देखो, याद रखना, हो सकता है ये साइंस का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आप टिक कर देना पानी को, आपका सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो, यहाँ पे दिया है स्टेशन जहाँ रेल लाइन समाप्त होती है उसे कहा जाता है। भैया, वो स्टेशन जहाँ से मतलब आगे रेल लाइन नहीं जाती है ना, समाप्त हो जाती है, उसे क्या कहते हैं। तो भैया, उसे टर्मिनल या जंक्शन या सेंट्रल क्या कहेंगे। इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखना हो जाएगा आपका टर्मिनल। क्या हो जाएगा? टर्मिनल। आपने सुना होगा क्या? महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, है ना। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। तो ये कहाँ पर है? ये आपका मुंबई में है ना। अब देखो, यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, एक आपका वो है लोकमान्य तिलक टर्मिनल, है ना। और एक आपका हावड़ा है, और हावड़ा टर्मिनल, और एक आपका बांद्रा टर्मिनल है। तो ये आप चारों को याद रखेंगे। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। और रेलवे से भी संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे आज। और यहाँ पे देखो, ये साइंस का क्वेश्चन आता हुआ बहुत ही बेहतरीन कि मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है। मानव रक्त में जो प्लाज्मा है वो कितने प्रतिशत होता है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे याद रखना, जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा 55%। क्या हो जाएगा? 55%। ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे आपसे ये पूछूं कि प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी पाया जाता है, बताओ। प्लाज्मा में कितने प्रतिशत लगभग पानी पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? बताओ कितने लगभग पाया जाता है। तो आप यहाँ पे याद रखना, आपका सही जवाब जो है
वो हो जाएगा 92%। कितना? 92% पानी लगभग पाया जाता है ना, प्लाज्मा में। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप क्या बताएंगे भैया? यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा रावी नदी। क्या हो जाएगा? रावी नदी। इसकी खोज किसने की थी और कब की थी, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? याद रखना, इसकी खोज जो है वो दयाराम साहनी ने करी थी। किसने? दयाराम साहनी जी ने करी थी। तो ये भी आप याद रखेंगे। और कब करी थी वो भी आप याद रखना, 1921 में करी थी। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। मोहनजोदाड़ो बताओ, मोहनजोदाड़ो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो आप तुरंत बताएंगे भैया सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदाड़ो स्थित है ना। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, जो कि कहाँ पड़ता है भैया? पाकिस्तान में पड़ता है ना। मोहनजोदाड़ो को क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला बोलते हैं, है ना। और इसकी जो खोज है वो कब हुई थी? तो इसकी भी खोज आप याद रखना 1922 में हुई थी। कब हुई थी? 1922 में हुई थी। राखलदास बनर्जी जी ने की थी। किसने? राखलदास बनर्जी जी ने की थी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और देखो लोथल याद रखना, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इसकी खोज किसने की थी? हो सकता है ये आपसे पूछ लिया जाए। तो आप याद रखना रंगनाथ बनर्जी, हाँ ठीक है ना, नहीं, रंगनाथ राव ने करी थी। देखो यहाँ पे यही तो हो जाता है कि चीज़ें अगर रिपीट नहीं करते हो तो दिमाग से उतर जाया करती हैं, है ना। तो याद रखना लोथल की खोज रंगनाथ राव जी ने की थी। और कब करी थी? तो याद रखना 1957 से 58, ठीक है ना, 1957 से 58 में। तो यहाँ पे आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत में हुई थी। तो भैया शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? यहाँ पे आपको ये बताना है, ये रेलवे से संबंधित है, कहाँ से कहाँ तक चली थी ये भी आपको यहाँ पे बताना है। तो आप क्या बताएंगे? याद रखना इसकी शुरुआत 1988 में हुई थी। कब हुई थी? 1988 में हुई थी। और ये दिल्ली टू, बताओ दिल्ली टू कहाँ जाती है भाई? कहाँ तक जाती थी दिल्ली से? ये फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो याद रखना ये भैया झांसी तक जाती थी। कहाँ तक? झांसी तक जाती थी, जिसे बाद में शायद भोपाल तक कर दिया गया, है ना, भोपाल तक कर दिया गया। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। नरम एवं गरम दल में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? नरम एवं गरम दल में कांग्रेस का जो विभाजन है वो कब हुआ था, कहाँ हुआ था, और इसे अदर किस नाम से जाना जाता है ना। ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना पहले तो इसका सही जवाब 1907 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1907 हो जाएगा, जिसे आप सूरत फूट के भी नाम से जानते हैं। क्या? सूरत फूट। तो सूरत फूट जो है ये कहाँ पड़ी थी? तो ये आप यहीं से समझ आ गया होगा कि भाई सूरत की बात कर रहे हैं। गरम एवं नरम दल में कांग्रेस विभाजन हो गया था 1907 में, है ना। अब यहाँ पे देखो 1906 जिसने भी टिक किया है उसे मैं बता दूं कि दोस्त मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, जिसमें एक याद रखना नाम आगा खां, है ना, आगा खां। तो आगा खां और शायद सलीमुल्लाह थे, है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और देखो 1920 में क्या हुआ था बताओ? यहाँ पे आप बताएंगे 1920 में क्या हुआ था। तो 1920 में 1920 या 1921 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी, है ना। कहीं पे आपको 1920 भी मिल जाएगा, 1919 या 20 में ऑप्शन में एक आएगा खिलाफत आंदोलन। तो ये भी ध्यान रखना। किसने चालू किया था? अली बंधुओं ने चालू किया था, है ना। किसने? अली बंधुओं ने। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे पूछा गया है निम्न में से चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? भैया आप अपनी योजनाएं जो हैं पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ के जाना है, क्योंकि ये आपसे जरूर एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, ठीक है ना। किससे संबंधित थी, कब स्टार्ट हुई थी, कार्यकाल क्या था, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना चौथी पंचवर्षीय योजना पूछा जाएगा तो इसका कार्यकाल 69 से 74 तक था, मतलब कि 1969 से 1974। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। और 1966 से 1969 तक क्या था भैया? तो याद रखना ये था योजना अवकाश। क्या था? योजना अवकाश। तो ये योजना अवकाश भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना दोस्त। हो सकता है पूछ लिया जाए। और देखो यहाँ पे 74 से 78 तक फिर कौन सी होगी भैया? यहाँ पे तो 5 भी आ जाएगी, क्योंकि ये देखो 4 साल की थी। ये सबसे बड़ी बात है, ये याद रखना जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी ये
4 वर्ष की थी, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना दोस्त। अगर आपसे छठी पूछ देगा तो याद रखना इसमें 2 साल का फिर रोक वो हो गया था, फिर ये छठी जो थी वो आपकी हो जाएगी 1980 से 1985 तक, है ना, 1980 से 1985 तक। तो ये योजना अवकाश भी आपको याद रखने हैं और पंचवर्षीय योजनाएं भी आपको याद करके जाना है। देखो यहाँ दिया है वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है। अब आपको पता होना चाहिए कि वृंदावन एक्सप्रेस जो है किसके बीच चलती है। अब यहाँ पे आप ये गलती करेंगे कि आप देखेंगे कि दिल्ली से वृंदावन या वृंदावन से कोलकाता, इनमें से आप सही जवाब बिल्कुल करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, चेन्नई से बेंगलोर। क्या हो जाएगा? चेन्नई से बेंगलोर आपका राइट जवाब हो जाएगा। और दोस्त इसको देखो, आप ध्यान में रखना, और पीडीएफ के लिए मैंने आपको बोल दिया है, आप मुझे बता देना। अगर आप चैनल का पेज खोल के लिंक पर नहीं जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है ना दोस्त। और अगर किसी ने बोला होगा तो चेक कर लेना, मैंने दिया होगा लिंक, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और जो आपकी परसों की क्लास है उसकी आज आपको पीडीएफ मिल जाएगी, कल तो हो नहीं पाई थी क्योंकि मेरे यहाँ पे अभी थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है ना दोस्त। और यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से अदिश राशि नहीं है, इनमें से कौन सी अदिश राशि नहीं है, तो आप क्या बताएंगे? यहाँ पे आपका क्या होगा सही जवाब? तो याद रखना, देखो आपकी जो बल है ये भी आपकी सदिश है ना, जिसमें दिशा हो। ठीक है ना दोस्त। तो याद रखना जैसे कि यहाँ पे आपकी बल हो जाएगा, आपका बेग हो जाए, बाई किसी दिशा में ही तो बेग लगाओगे ना, कोई चीज़ ले जाओगे ना, आपका त्वरण हो जाएगा। तो ये भी आप याद रखना, ये सब आपकी सदिश राशियाँ, आपकी दूरी है, चाल है, कार्य है, और इसके साथ में आपकी वो आ जाता है, द्रव्यमान आ जाता है ना, द्रव्यमान आ जाता है, और आपका कार्य आ जाता है, दाब आ जाता है, और आयतन भी आता है, आयतन भी आ जाता है। कहने का मतलब है इसमें दिशा नहीं होती है ना, इसमें दिशा नहीं होती है। तो ऐसे आप याद रखना। ठीक है ना दोस्त। और अदिश सदिश राशियां पूछी जाती हैं क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, शायद मैं इसीलिए आपको लगभग हर तीसरे चौथे दिन एक बार पूछ लेता हूँ। देखो यहाँ पे दिया है निम्न में से प्रेरक का मात्रक एसआई क्या है, निम्न में से प्रेरक का एसआई मात्रक क्या है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? फटाफट करो यार जवाब इसका, मुझे नहीं लगता कि कोई भी दोस्त मेरा गलत जवाब करेगा इसका। तो देखो बिल्कुल दोस्त आपने सही जवाब हेनरी करा है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगर कोई आपने ऑप्शन टच किया है तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे याद रखना जो आपका न्यूटन है ये किसका हो जाएगा? ये आपका बल का हो जाएगा, है ना, बल का मात्रक हो जाएगा। वाट जो है, वाट किसका मात्रक होता है बताओ? तो याद रखना ये भैया आपका शक्ति का मात्रक हो जाएगा, किसका? शक्ति का हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बताओ यहाँ पे अगर मैं आपसे विद्युत कूलाम विद्युत आवेश का पूछूं मात्रक, तो क्या बताओगे? कूलाम। क्या बताओगे? कूलाम। तो ये भी आप ध्यान में रखना। देखो मेरे मुंह से निकल गया खुद ही, है ना, यही होता है कि चीज़ें जब रटने लगती हैं तो फिर हो जाता है ऐसा। और यहाँ पे देखो दिया गया है कि किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान होते हैं। भैया वो कौन सा ताप है जब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो रीडिंग है वो समान होगी? तो याद रखना ये बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। आप यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी लगाएंगे, -40 डिग्री। ठीक है ना, कितना? -40 डिग्री। तो यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? अब यहाँ पे आप टच करिएगा किसको कर रहा है, और देखो ये जरूर बताना कि इलेक्ट्रॉन की खोज कब करी थी। अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और नहीं तो आप नोट कर लेना, मैं आपको बिल्कुल डिटेल देख के जाऊंगा यहाँ पे। देखो याद रखना जे थॉमस ने करी थी। कब? किसने करी थी? जे थॉमस ने करी थी। कब करी थी भैया? तो याद रखना ये 1897 में करी थी। कब? 1897 में। हाँ मैं ठीक बता रहा हूँ बिल्कुल, 1897 में करी थी। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज करी थी बताओ? जेम्स चैडविक ने किसकी खोज करी थी? तो याद रखना इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज करी थी। किसकी? न्यूट्रॉन की खोज करी थी। तो ये भी ध्यान रखना। अल्फ्रेड नोबेल ने, तो इनके नाम पे तो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है भैया, है ना, इनके नाम पे तो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1901 में की गई है ना। तो ये तो आप याद रखेंगे। अब इनसे बताओ इन्होंने खोज किसकी करी थी? तो याद रखना इन्होंने डायनामाइट की खोज करी थी। किसका? डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने, और इनके नाम पे ही 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा देश सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए
मिनिमम एज तय करने जा रहा है? भैया ये जरूरी भी है, ये आपका करंट का क्वेश्चन है। देखो तो यहाँ पे देखिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट जवाब। और चलते हैं दोस्त इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है भारतीय रेलवे के यात्री बोगियों किस स्थान पर बनाई जाती हैं? भैया जो यात्री बोगियां होती हैं ना वो किस स्थान पे बनाई जाती हैं? इनमें से आपका कौन सा जवाब जो है वो सही जवाब हो जाएगा? अगर आप बिल्कुल डीप में जाके अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे सही टिक कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो याद रखना पेरम्बूर आपका सही जवाब हो जाएगा। भैया ये कहाँ पर पड़ता है? तो याद रखना ये भैया चेन्नई में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? चेन्नई में। मैंने उस दिन आपको एक फैक्ट्री बताई थी ना पहली, कौन सी? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है ना, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री मैंने बताई थी आपको, जिसकी स्थापना भी मैंने आपको बताया था 1955 में हुई थी। कब हुई थी? 1955 में हुई थी। तो इसी फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, ये पैरमपुर में है। ठीक है ना दोस्त। और एक और है कहाँ पर भैया, जो कि आपको पता है कपूरथला में। कहाँ पर पड़ता है भैया? पंजाब में पड़ता है। और इसकी स्थापना जो है वो 1986 में की गई थी। कब की गई थी? 1986 में की गई थी। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं फिर अपने दोस्त अगले प्रश्न की तरफ। को यार थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा। अगर पुराने दोस्त हैं मेरे जो भी, वो तो मुझे प्रॉपर लाइक वाला बटन दबाते ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आप मेरे साथ नए जुड़े हो तो यार एक बार भैया का सपोर्ट करिएगा और लाइक वाला बटन जरूर दबाइएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना। जैसे ही मैं क्लास अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको मिल जाएगी, है ना। और देखो अगर हो सके, अगर मेरी वाकई में आप हेल्प करना चाहते हो तो बस इतनी से हेल्प करना कि यार थोड़ा सा क्लास शेयर कर देना। अगर आपके पास कोई भी ग्रुप है या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, जहाँ भी आप कर सकते हैं तो यार थोड़ा सा शेयर कर देना, है ना। देखो दिया गया है कि भारत में पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भैया भारत में पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी की जो स्थापना है ये कहाँ पर हुई थी? तो याद रखना ये हुई थी लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में हुई थी। बताओ गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। देखो दिल्ली जो है ये यमुना के किनारे है ना, और आपका जो कानपुर है ये गंगा के किनारे है ना। अब आप मुझे बताएंगे कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये भी प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। और देखो यहाँ पे दिया है निम्न में से कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो भैया कोलेरू झील जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो होना चाहिए आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से याद रखना कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था जो कि 1953 में बना था, है ना। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा तंबाकू की खेती की जाती है, ये भी आप याद रखना। और कोलेरू झील जो है इसका सही जवाब आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे फटाफट बताइएगा। और देखो महाराष्ट्र में याद रखना, महाराष्ट्र से भी लोनार झील, कौन सी? लोनार झील। और यहाँ पे एक वो मनाया जाता है रंगोली, है ना, रंगोली मनाया जाता है। रंगोली पूछा जाए तो तुरंत बताना कहाँ, महाराष्ट्र से संबंधित है। मणिपुर में बताओ, मणिपुर में कौन सी वो है? तो याद रखना मणिपुर में जो झील है उसका नाम है लोकटक झील। कौन सी? लोकटक झील। अब मैं आपसे पूछता हूं कि राकस ताल कहाँ स्थित है? बताओ कमेंट बॉक्स में कि राकस ताल कहाँ स्थित है। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। एक मिनट, क्या हुआ? ठीक है, देखो यहाँ पे दिया है पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भैया पूर्वी तटीय रेलवे का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है? तो भैया मैंने आपको कितनी बार बताया कि जब तटीय की बात आए, पूर्वी तटीय की बात आए तो एकदम दिमाग हमारा समुद्र के किनारे पहुंच जाना चाहिए, मतलब कि उड़ीसा। उड़ीसा मतलब कहाँ? भुवनेश्वर। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो ऐसे ट्रिक से याद रखने हैं, क्योंकि यार वैसे मुझे नहीं लगता है कि एकदम से सारे रट जाएंगे, लेकिन ऐसे ट्रिक से याद हम कर सकते हैं, है ना। तो याद रखना भुवनेश्वर हो जाएगा। यहाँ पे देखो इलाहाबाद में बताओ कौन सी रेलवे का मुख्यालय है? तो याद रखना उत्तर मध्य रेलवे का। किसका? उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो इलाहाबाद में है। बिलासपुर में बताओ, बिलासपुर में, तो बिलासपुर में याद रखना आपका हो जाएगा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, है ना। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो आपका बिलासपुर हो जाएगा। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इनके स्थापना दिवस भी याद रखना है। इनके मैं बता चुका हूँ आपको,
अभी से जो पहले की क्लासें हुई उनमें सब मैं बता चुका हूँ। और देखो यहाँ पे दिया है भारत में मेट्रो रेल का शुभारंभ कब हुआ था। भारत में मेट्रो रेल का जो शुभारंभ, देखो ये भी आपका रेलवे से संबंधित है। किसने किया था, कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था, ये जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो याद रखना भैया, पहले तो ये यहाँ पे 24 अक्टूबर 1984 आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पहली चीज ये आपको ध्यान में रखना है। आप देखो किसने किया था, तो याद रखना उस टाइम जो प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी जी, ठीक है ना, इन्होंने शुभारंभ किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्या नाम था, कोलकाता मेट्रो, क्या नाम था, कोलकाता मेट्रो। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो सीधी सी बात कोलकाता में है ना। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। भैया ये आज आपका HW है, और इससे दिल्ली से पहले जो भारत की राजधानी थी वो कहाँ थी, ये भी आप साथ में बताएंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। निम्न में से राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तो याद रखना 29 अगस्त को। कब, 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के यादगार में। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। याद रखना 29 अगस्त बिल्कुल भी गलत नहीं करके आना है, इस टाइप के आपसे पूछे जा सकते हैं। 8 सितंबर को याद रखना, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को बताओ, 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो याद रखना विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। क्या, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक का लेखक कौन है। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक का लेखक कौन है। तो ये भाई मुझे लगता है कि बुकों से देखो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। अब यहाँ पे आपको गलत जवाब नहीं करना है यार, है ना। इज्जत का सवाल है भैया की। अब यहाँ पे इसका गलत जवाब नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल मेरे जितने भी हीरो हैं बिल्कुल सही जवाब किया है। प्लानी द एल्डर, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट जवाब होता हुआ, है ना। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और इसको देखो हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए। और देखो यहाँ पे रस खान से भी याद रखना, इनसे वो पूछी जाती है प्रेम वाटिका। कौन सी, प्रेम वाटिका। तो प्रेम वाटिका के जो लेखक हैं वो कौन, रस खान जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी बताओ ये कौन सी पुस्तक के लेखक हैं। तो याद रखना है इनकी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, कामयानी, ठीक है ना। कामयानी पुस्तक जो है ये आपसे बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो कामयानी को भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी नहीं है। भैया कौन सी ऐसी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो भैया कहाँ पर फिर जाती होगी वो, तो वो अरब सागर में गिरती होगी। तो इनमें से कौन सी नदी है जो उल्टी बहती है बताओ। तो वो भैया तापी है ना। सीधा सा इतना सोचते ही नहीं है, क्योंकि ये अरब सागर में गिरती है ना। ये अरब मैंने गलत लिख रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा कि यहाँ पे अरब क्यों नहीं लिख पा रहा हूँ, अरब सागर, ठीक है ना। तो अरब सागर आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और बाद में आपकी गोदावरी हो गई, महानदी हो गई, और आपकी ये गंगा हो गई, ठीक है ना। ये सब आपकी कहाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। कृष्णा हो गई, गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र और महानदी। और ब्रह्मपुत्र को भी याद रखना है, ठीक है ना दोस्त। ये हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। बास्केटबॉल खेल में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है। बास्केटबॉल के खेल में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए होना चाहिए, 5 खिलाड़ी। कितने, 5 खिलाड़ी। बताओ भैया, मैंने आपको बताया था कि 6 खिलाड़ी किस खेल में होते हैं। तो उस दिन मैंने कहा था ना कि 2 टीम नहीं, यहाँ पे इतने ऑप्शन में नहीं दिए, तो एक ही टीम का पूछ रहा होगा। तो आपने तुरंत बताया था भैया वॉलीबॉल, है ना। तुरंत बताया था भैया वॉलीबॉल, आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और देखो 9 जो है ये खो खो में होते हैं। किसमें, खो खो में होते हैं। अब आप मुझे बताओ क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे देखो पूछा गया है नमक आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। दांडी मार्च, नमक आंदोलन, या फिर इसे अदर और एक नाम से जानते हो आप, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन, है ना। अब यहाँ पे बताइएगा यार। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई भी दोस्त मेरा गलत जवाब नहीं करेगा, तो फटाफट यार इसका सही जवाब कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताइए। तो यहाँ पे आपका सही जवाब 19 अप्रैल 1930 होगा क्या, फटाफट बताइएगा कमेंट बॉक्स में।
तो मैं आपको बताऊं नहीं, यहाँ पे पता क्या हुआ था, यहाँ पे ये एरर हो रहा है मुझसे, देखो मुझे याद आ गया, ये 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था, है ना, और 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म हो गया था। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त कर दिया गया था। तो ये भी आप याद रखेंगे और नाम भी याद रखना, सर्वज्ञ अवज्ञा आंदोलन, ठीक है ना। और देखो दोस्त, मैं यहाँ पे आपको और बताऊं, आपसे पूछा जा सकता है अहमदाबाद मिल आंदोलन, है ना, अहमदाबाद मिल आंदोलन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये याद रखना, ये स्टार्ट हुआ था 1918 में, ठीक है ना, अहमदाबाद मिल आंदोलन। और देखो आपसे वो पूछा जा सकता है चंपारण आंदोलन, चंपारण आंदोलन पूछा जा सकता है, तो वो याद रखना 1917 में हुआ था, ठीक है ना दोस्त, हो सकता है यार पूछ लिया जाए। और देखो आपसे वो पूछा जा सकता है खिलाफत आंदोलन, जो कि अभी मैंने आपको बताया था 1919 में हुआ था, है ना। वहाँ पे मैंने 1920 था, मैंने टिक कर दिया, लेकिन मुझे पता है कि वो आंसर गलत भी हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं है, 1919 आपको ध्यान में रखना है। तो क्या दिया है, कौन सी रेलगाड़ी देश में सबसे लंबे प्लेटफार्म पर चलती है, नहीं प्लेटफॉर्म नहीं होगा, कौन सी रेलगाड़ी देश में सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है, माफ़ी चाहते हैं एरर हो गया, और ये रेलवे का क्वेश्चन है, नोट करो, कौन सी रेलगाड़ी देश में सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है। तो भैया देखो, वो है आपकी विवेक एक्सप्रेस। कौन सी है, विवेक एक्सप्रेस, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ये तो आपको शायद पहले भी मैं बता चुका हूँ एक बार, ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है, और इसकी जो दूरी है वो 4189 किलोमीटर, 4189 किलोमीटर का सफ़र ये तय करती है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। भोपाल एक्सप्रेस जो है, इसे ISO 9001 द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया है, तो ये ISO द्वारा प्रमाणित रेल है भोपाल एक्सप्रेस, तो वो भी आप याद रखना। और चलते हैं दोस्त इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, किस नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से लैस गाड़ियों को भारत में टोल में छूट मिलेगी, लगभग शायद 20 किलोमीटर तक कोई भी टोल वोल नहीं लगना है, ऐसा कुछ है ना। और ये मैं आपको बता दूं, ये आपका करंट का क्वेश्चन है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। तो याद रखना वो कौन सा नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा, लगाइएगा, क्या लगा रहे हो आप, GPS, IGPS या GNSS, क्या होगा आपका सही जवाब, फटाफट करिएगा यार। तो यहाँ पे सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या, GNSS। इसका पूरा नाम मैं आपको बताऊं, देखो नोट करो, ग्लोबल लिखने में थोड़ा समय लगेगा, चलो मैं बोल देता हूँ, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, है ना, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो यहाँ पे आप पूरा फुल फॉर्म याद रखेंगे। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, भैया ये पता है, पहले तो चलो प्रश्न का जवाब करो कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। मैंने आपको सारी विटामिन के रासायनिक नाम बता रखे हैं, B1, V2, V3, V5, V6 सबके आपको बता रखे हैं, लेकिन यहाँ पे दोस्त मुझे नहीं, मतलब बेइज्जती नहीं होने देना है ना। तो बताओ, फाइलोक्लोविनोन, ऑप्शन ए जो है ये आपका फिलिकोनोन आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखो, टोकोफेरोल जो है ये कौन सी विटामिन का रासायनिक नाम है। तो भैया ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है, जिसे आप ब्यूटी विटामिन के भी नाम से जानते हो, और इसकी कमी से वांझपन भी हो जाता है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। विटामिन के की कमी से क्या होता है, खून का थक्का नहीं जमता है ना, सॉरी, जैसे कहीं पे ब्लड निकल रहा हो, आपने देखा होगा, फिर वो गाढ़ा होके जमने लगता है ना, तो वो नहीं जमता है अगर विटामिन के की दिक्कत है, सॉरी कोई याद कर रहा है, विटामिन के की अगर दिक्कत है तो वो नहीं जमता है। और देखो यहाँ पे कोलोकैल्सिफेरॉल जो है ये कौन सी विटामिन का रासायनिक नाम है। तो भैया ये आपका कैल्सिफेरॉल जो है ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखना है ये आपका एस्कॉर्बिक अम्ल या एसिड, ठीक है ना, दोनों में से कुछ भी मिल जाए, अम्ल एसिड, इंग्लिश हिंदी में बता रहा हूँ, तो ऐसे आप याद रखना, एस्कॉर्बिक अम्ल आपका विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे कंफर्म कराएंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। विटामिन B3 जिसका नाम है नियासिन
की कमी से कौन सा रोग होता है। लो अब यहाँ पे विटामिन B3 का पूछ लिया। अब बताओ यहाँ पे विटामिन में आप छोड़ेंगे इस क्वेश्चन को या करके आएंगे। करके आएंगे तो क्या लगा के आएंगे। तो देखो विटामिन B3 का नाम सुना होगा, तुरंत बेरी बेरी कर दिया होगा, जो कि आपका गलत जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो पेलाग्रा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। और स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होती है, और V1 की कमी से वेरी वेरी होता है। तो यहाँ पे जो V3 दे रखा है उसका पेलाग्रा हो जाएगा आपका क्या, बिल्कुल सही जवाब। तो इसको आप याद रखना। और ये एक चर्म रोग होता है। क्या होता है, चर्म रोग होता है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्त, आपके लिए जरूरी है। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। नौसादर का रासायनिक नाम क्या है। नौसादर का रासायनिक नाम क्या है। तो भैया नौसादर का जो रासायनिक नाम है वो याद रखना। वो यहाँ पे सही जवाब आपका क्या होगा, लगाओ फटाफट, हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे सही जवाब आपका अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। मेरे जो दोस्त कहते थे भैया साइंस के क्वेश्चन करो, अब आप साइंस के क्वेश्चन जिस दिन आप कहोगे भैया अब बस साइंस के बहुत हुए, आप कुछ और करा दो, उस दिन मैं कुछ और करवा दूंगा आपको, है ना। साइंस के क्वेश्चन करो आप। और देखो यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड बताओ, हाइड्रोजन क्लोराइड किसका रासायनिक नाम है। अब ये प्रश्न भी हो सकता है यार पूछ लिया जाए, तो याद रखना ये हो जाएगा आपका म्यूटेरिक अम्ल का। किसका, म्यूटेरिक अम्ल का जो नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड ये किसका है, तो ये भैया नमक का होगा, है ना। किसका, नमक का होगा। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप PDF ले लेना मुझसे, ठीक है ना दोस्त। जिसका कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री, क्योंकि एक गरीब दूसरे गरीब की मदद करेगा, ठीक है ना दोस्त। ऐसे एक दूसरे का हाथ पकड़कर अगर चलेंगे तो हम लोग अपने जीवन में आगे जाएंगे दोस्त। इसीलिए आप हाथों में हाथ थामे रखें और भाई का साथ देते रहें, और भाई भी आपका पूरा साथ देगा जब तक जिंदा है। और यहाँ पे देखो दिया गया है थायराइड की अति सक्रियता से होने वाला रोग है। थायराइड की अति सक्रियता से होने वाला रोग कौन सा है। तो याद रखना ये आपका ग्रेव्स रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रेव्स रोग। आपको ऐसे या फिर ऐसे ग्रेव लिखा हुआ मिल सकता है ना, तो ये आप याद रखना, ग्रेव्स या ग्रेव रोग। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। ECG का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है। भैया 17 होगा कि अभी तक जो भी मेरे दोस्त हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अगर यार आपने अपने भाई को यार लाइक नहीं किया है तो लाइक वाला यार बटन दबा दीजिएगा प्लीज़ यार, और चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना। ECG का जो प्रयोग है ये हृदय में जो दिक्कत हो जाती है उसके लिए किया जाता है। ECG जो है ये हृदय से संबंधित है, तो ऐसे आप ध्यान में रखना। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। भैया आज क्या है, आज कितनी डेट है, यहाँ पे डेट तो नहीं दिखा रहा है। 14 सितंबर को आपका क्या हिंदी दिवस है ना, तो ये आप ध्यान में रखना। तो ये प्रश्न मुझे लग रहा है कि शायद आपको कुछ याद दिला रहा होगा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है ये नई दिल्ली हो जाएगा। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया है, तो आप याद रखना ये नई दिल्ली, मतलब शायद आज की बात है ना दोस्त। तो ये करंट का क्वेश्चन आपका है। और ये 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, सभी दोस्तों को पता है, क्योंकि अब हमारी जो राजभाषा है उसे 75वां वर्षगांठ हो गया है ना, 75 वर्ष पूरे हुए। तो ऐसे आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है। डांडिया, तो भैया डांडिया है, गरबा है, ये सब आपको याद रखने हैं दोस्त। तो यहाँ पे आपका जो डांडिया है ये आपका गुजरात से हो जाएगा। किससे, गुजरात से हो जाएगा। आपका गरबा पूछा जाता है ना, रा बना लूँ यार, गरबा। और एक वो होता है गरबा और गरवी, ठीक है ना। यहाँ पे वी चढ़ जाएगा, ई की मात्रा चढ़ जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। ये कहाँ पर, आपके गुजरात में होते हैं। और देखो उत्तर प्रदेश में याद रखना छपेली कहाँ से, उत्तर प्रदेश। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, है ना, ये आपके लोक नृत्य। और देखो बिहार में आपका वो होता है जट जाटनी। कौन सा, जट जाटनी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। जट जाटनी जो है ये आपका बिहार से संबंधित है। और देखो एक आपसे वो पूछा जाता है कजरी, बताओ कजरी किस राज्य से संबंधित है। तो भैया ये भी आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यूपी हो जाएगा, है ना। कजरी भी आपको क्या ध्यान में रखना है। और यहाँ पे आप बताओ, अच्छा यक्षगान बताओ, यक्षगान
तो यक्षगान कौन से राज्य से संबंधित है? तो यक्षगान भैया कर्नाटक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल दोस्त, कर्नाटक आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत आए तो यार तुरंत मुझे बताओ। और चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है प्रश्न आपका कि सौर मंडल का सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? सौर मंडल का सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? तो भैया देखो यहाँ पे थोड़ा सोच समझ के आंसर करना है यार, गलत मत करना प्लीज़ यार बाबू। जो भी मेरे दोस्त हैं, मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं, आपसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसका जो आंसर है वो गलत नहीं करना है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब प्रॉक्सिमा सेंटोरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रॉक्सिमा सेंटोरी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको यार पता होना चाहिए, है ना। अगर आपने साइरस को टिक किया था तो यहाँ पे आपको पता है साइरस के बारे में, ये सबसे चमकीला तारा है। क्या? सबसे चमकीला तारा जो है ये आपका साइरस है, ठीक है ना दोस्त। और यहाँ पे पूछा गया है सौर मंडल का सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? तो वो आपका प्रॉक्सिमा सेंटोरी है ना। यहाँ पे शुक्र ग्रह जो आपका, यहाँ पे ये देखो शुक्र जो है ये क्या है? तो ये भैया हमारा ग्रह है ना। इसे भोर का तारा बोलते हैं, भोर का तारा। इसीलिए मैंने बताया कि इसे तारा बोलते हैं, है ना। ये ग्रह तो है ही, लेकिन इसे भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, ये सब बोलते हैं दोस्त। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और देखो यहाँ पे दिया गया है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो है वो किस देश में स्थित है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना, देखो यार इसका भी जवाब बिल्कुल सही करना आपको है। आप नोट करते चलो, इटली। क्या हो जाएगा? इटली। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब यहाँ से एक मैं आपको और बता देता हूँ, याद करो एटेना। एटेना जो है ज्वालामुखी, ये भी तो आपकी यहीं पे है, इटली में, है ना। कनाडा में बताओ भैया, कनाडा में कौन सी ज्वालामुखी है? तो याद रखना माउंट रैजल। मैंने उस दिन आपको बताया था ना माउंट रैजल, तो माउंट रैजल जो है ये कनाडा में। इक्वाडोर में बताओ, इक्वाडोर में तो विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी है। अब नाम तुरंत आपको याद आ जाएगा कि भैया किसकी बात कर रहे हैं? कोटोपैक्सी की। किसकी? कोटोपैक्सी की। यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो कोटोपैक्सी, है ना। और देखो एक यहाँ पे और भी है, कोटोपैक्सी के अलावा अगर आपको याद आ रहा हो तो बताओ। तो नहीं, चिम्बोरजी, चिम्बोरजी, है ना, चिम्बोरजी करके है, तो वो भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से मारियाना गर्त स्थित है। मारियाना गर्त, ये क्वेश्चन मैं काफ़ी दिनों से देखता था जब मैं किताब खोलता था, फिर मुझे लगा कि यार नहीं, आपको चलो आज बता देता हूँ, क्या पता कि ये कहीं पूछ लिया जाए। प्रशांत महासागर में, जो ये सबसे बड़ा महासागर आपका, तो आप ध्यान रखेंगे, है ना। और यहाँ पे देखो अटलांटिक महासागर में भी आपका एक वो गर्त है, क्या नाम है उसका? पोर्टो रिको। कौन सा है? पोर्टो रिको। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पोर्टो लिको। तो इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। पोर्टो लिको जो आपका है ये रिको है, रिको, ठीक है ना, ये रिको है, इसको याद रखना, पोर्टो लिको, ठीक है ना, लियो नहीं है, रिको। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। संघ लोक क्या था? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या को निर्धारित करने की शक्ति किसको प्राप्त है? अब यहाँ से 40 से क्वेश्चन आपके जो लेवल है थोड़ा सा बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे बताओ कि संघ लोक सेवा के सदस्यों की संख्या को निर्धारित करने की जो शक्ति है वो किसको प्राप्त है? तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? इसका सही जवाब तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सही जवाब राष्ट्रपति जी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। और मैं बता दूं ये आपके उसमें मिलता है भाग 14 में। किसमें? भाग 14 में। और आर्टिकल की अगर बात करें तो याद रखना ये 315 से 323 तक मिलता है ना। 315 से 323 में एक संघीय लोक आयोग या फिर राज्य लोक सेवा का गठन दिया गया है। तो आप वहाँ से इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। संघ लोक सेवा और राज्य लोक सेवा, तो ऐसे आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? और मैं आपको बता दूं एसएससी जीडी की जीके की क्लास, ठीक है ना, जिसमें मैं आपको बताऊं जो आपके प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों के साथ में 10 क्वेश्चन मिलेंगे टोटल 30 में से, और उसमें आपको करंट अफेयर के भी 10 क्वेश्चन इस टाइप से, और 10 मिक्स क्वेश्चन, है ना। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो एसएससी जीडी की क्लास में जुड़ जाइएगा, जो कि आज आपको क्लास मिलेगी और आपको देखने को मिलेंगे कि क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। हमारा जो अभी प्रीवियस पेपर हुआ था जिसका अभी फिजिकल शायद बकाया है ना, तो ये आप ध्यान में रखना। और देखो यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यहाँ से आप क्या बताएंगे? देखो अगर एक भी
पॉइंट यहाँ पे याद है आपको कि बोलने की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, पर्सनल स्वतंत्रता, या बंदी अगर जेल में हो और अरेस्ट कर लिया गया तो स्वतंत्रता, ये सारी स्वतंत्रताएं आपकी अनुच्छेद 19 से 22 तक मिलती हैं, है ना। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। सॉरी, और देखो यहाँ पे 14 से 18 तक आपको मैंने कितनी बार बताया है कि 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। किसका? समानता का अधिकार है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म से संबंधित है, लेकिन स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये समानता जो है, समानता का अधिकार, ये आपके अनुच्छेद 14 से 18, और धर्म का आपका 25 से 28 तक हो जाएगा। और देखो यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? ये प्रश्न देखो, ये आपका मुझे लग रहा है कि आपके लिए थोड़ा सा टाइट क्वेश्चन हो रहा होगा, है ना दोस्त। तो घबराना नहीं है यार, रुकना नहीं है, क्योंकि चलने का नाम गाड़ी और खड़ी हो गई तो बैलगाड़ी। तो दोस्त बैलगाड़ी नहीं है, ये बुलेट ट्रेन है ना दोस्त। तो यहाँ पे सही जवाब कर दो, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? भाई 1857 की क्रांति से मैं आपको रोज 1 से 2 क्वेश्चन करवाता हूँ, शायद इसी उम्मीद से कि आने वाले टाइम में जब आपसे पूछे जाएंगे तो वहाँ पे आपको सोचना नहीं, सीधा लगाना है कमल और रोटी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है ना, कमल और चपाती या रोटी। चपाती कहीं चपाती बोलते हैं रोटी को, हमारे यहाँ तो भाई रोटी बोलते हैं, और मोटी रोटी को रोटा बोलते हैं। ठीक है ना दोस्त, चलते हैं अगले प्रश्न पे। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? इन लोगों ने तो बांट दिया था। यहाँ पे सही जवाब है लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन ए जो है सही जवाब आपका हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना, यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा जो है सही जवाब हो जाएगा। और इसकी स्थापना भी याद रखना है ना। सोच रहे होगे कि भैया आप तो बस आंसर बता रहे हैं, देखो इससे एक्स्ट्रा देख लो, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वो तो मैं आपको बताऊंगा। 26 सितंबर, ये 2 बना है, ठीक है ना। 26 सितंबर 1876 को, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सबसे पहली महिला अध्यक्ष पूछा गया है, कौन थी, कब बनी थी? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? करो आंसर। कुछ लोग सरोजिनी नायडू जी को कर रहे हैं, कुछ लोग एनी बेसेंट जी को कर रहे हैं, कुछ लोग इंदिरा गांधी जी को कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बता दूं दोस्त, आपका सही जवाब एनी बेसेंट जी हो जाएगा। और ये कब बनी थी अध्यक्ष? तो वो भी याद रखना है, ये बनी थी 1917 में। कब बनी थी? 1917 में। और पहली भारतीय महिला अगर पूछा जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू जी। ठीक है ना दोस्त, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखो यहाँ पे पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? देखो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये कब हुई थी, कहाँ हुई थी, ये भी आपको पता होना जरूरी है। जो मेरा दोस्त अभी तक मेरे साथ जुड़ा होगा वो इन क्वेश्चनों को कर रहा होगा कि भैया 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसकी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है, ये जो प्रथम बैठक हुई थी, याद रखना भैया, ये 28 दिसंबर को हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पर? मुंबई में, है ना। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसी के साथ अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। और यहाँ पे दिया गया है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो का जो नारा, क्विट इंडिया का नारा किसने दिया था? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? देखो इस क्वेश्चन को जब मैंने गूगल किया, ठीक है ना, मुझे तो पता था कि महात्मा गांधी जी ने कहा था, आंसर में यूसुफ मेहर जी को दे रहे हैं। मैंने जब इसे गूगल किया तो वहाँ पे पता अंतर क्या था, जब मैंने पहले तो नहीं समझ आया, जब गौर से क्वेश्चन को पढ़ा तो मैंने देखा कि नारा की बात करेंगे तो यूसुफ मेहर जी ने दिया था। किसने? यूसुफ मेहर अली जी ने दिया था। लेकिन अगर भाषण की बात करेंगे कि पहले ये भारत छोड़ो का जो भाषण है किसने? महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है ना,
भाषण में महात्मा गांधी जी का नाम आएगा और नारा में यूसुफ मेहर अली जी का नाम आएगा। जब 1942 की बात है ना, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो भैया राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था, तो कब गाया गया था? फटाफट करिए, इसका सही जवाब तो यहाँ पे होता हुआ 1896, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। आप देखो मेरे साथ जो भी दोस्त जुड़े हुए हैं, 1 मिनट रुकना, अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो बात सुनिए मेरी। पहले तो आप पहला रास्ता ये है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देना, ठीक है ना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, या किसी ने मुझे बोला हो तो क्लासेस चेक कर लेना। और मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मेरे सभी देशवासियों को, मेरे दोस्तों को, मेरे भाई मेरी बहनों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।